हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन यानी कि 2021 के इकोनॉमिक्स के कंप्लीट 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इस क्वेश्चन पेपर से आप देख सकते हो आपके सेंटर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसी तरह से आपके मॉडल पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं इस वीडियो से, और आपके फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट से जरूर देखना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मांग की कीमत लोच से क्या अभिप्राय है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का हमारा क्या फार्मूला था? हमारा फार्मूला था चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है? द बेसिक रीजन ऑफ ऑपरेटिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या कहता है? ये कहता है कि जब भी हम किसी कमोडिटी के एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली हमारी मार्जिनल यूटिलिटी निरंतर घटती चली जाती है। और इसका बेसिक रीजन क्या था? इसका बेसिक रीजन था स्कर्सिटी ऑफ फैक्टर एंड इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन बिटवीन फैक्टर्स। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे? लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पैमाने के प्रतिफल नियम से। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ करता है वह कौन सा वक्र कहलाता है? तो एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, ये तीनों स्टार्ट में बढ़ते हैं, फिर स्टैटिक यानी कि स्थिर होते हैं, और फिर घटना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्पादन के साधन क्या हैं? व्हाट आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? तो लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ऑल दीज आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। और ये सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे आप देख सकते हो, जो मैंने चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर किया था सारे क्वेश्चन लगभग उनमें से ही पूछे गए थे। तो अगर आप हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंप्लीट प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने चैप्टर वाइज कवर किया था उसे देख लोगे तो आप ये श्योर होना आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट को देख लेना, और वहाँ मैंने सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी किया था। यहाँ मैं सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, जो मुझे करना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम बस क्वेश्चन और उसके आंसर को देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स्ड कॉस्ट? तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ये फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता, ये फिक्स्ड कॉस्ट के अंतर्गत नहीं आता। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कच्चे माल की लागत। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है? द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज। तो याद करो मैंने क्या बताया था, द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगॉन इज नॉन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इसका एक और नाम क्या है? इसका एक और नाम क्या है? इसका एक और नाम है इकोनॉमिक कॉस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्थिक लागत। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, जब औसत लागत घट रही है तो सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में कितनी होती है? व्हेन एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग व्हाट स्टेटस मार्जिनल कॉस्ट हैज एज कम्पेयर टू एवरेज कॉस्ट? तो एवरेज कॉस्ट तभी घटती है या तो जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो, यानी कि घटता चला जाए, और या तो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा डिक्रीज हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू और लेस देन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस बाजार दशा में सीमांत लागत यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है? तो एकाधिकारी और एकाधिकारी प्रतियोगिता, ये तीनों में मार्जिनल रेवेन्यू जीरो या नेगेटिव हो सकता है। मोनोपोली क्या होता है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? ये दो टाइप के मार्केट होते हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन सभी का कंप्लीट फीचर पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता होगा, नहीं पता तो जब मैं सब्जेक्टिव करवाऊंगा तो वहाँ मैं इन सारे क्वेश्चन को करवाने वाला हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। अब 10 नंबर क्वेश्चन है, एकाधिकार एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता है इन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड यूनिट ऑफ अकाउंट? ये तीनों मनी के फंक्शन है, लेकिन कीमत स्थिरता मुद्रा का कार्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राइस स्टेबिलिटी। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, जनता का बैंक कौन सा है? तो जनता यानी कि जो हम पब्लिक लोग हैं, हम सेंट्रल बैंक आरबीआई में हम पैसे डिपॉजिट नहीं करते, बल्कि हम कॉमर्शियल बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं। तो जनता का बैंक कौन है? विच वन इज द बैंक ऑफ द पब्लिक? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यापारिक बैंक, दैट इज कॉमर्शियल बैंक।
अब 13 नंबर क्वेश्चन है बैंक का एजेंसी कार्य। व्हाट इज द एजेंसी फंक्शन ऑफ बैंक्स। तो बैंक से कई फंक्शन होते हैं, जिसमें से एजेंसी फंक्शन क्या है, एजेंसी फंक्शन है ट्रस्टी का कार्य करना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक्ट एज ए ट्रस्टी। अब 14 नंबर क्वेश्चन है एटीएम का पूर्ण रूप क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 15 नंबर क्वेश्चन है व्यापारिक बैंकों के प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। विच इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक में हम क्या करते हैं, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, हम क्या करते हैं यहाँ पैसे डिपॉजिट करते हैं और या तो हम लोन लेते हैं। तो ये सारी इनके प्राइमरी फंक्शन है। और क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारे को मैं सब्जेक्टिव में करवाऊंगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल द एबव। अब 16 नंबर क्वेश्चन है व्यापारिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं कौन सी है। विच आर द मेन डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कॉमर्शियल बैंक। तो ऐसे कौन से मेन डिपॉजिट हैं जो कॉमर्शियल बैंक के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा करेंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। ये तीनों ऐसे डिपॉजिट हैं जो कॉमर्शियल बैंक के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ दिस। अब 17 नंबर क्वेश्चन है साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात क्रेडिट मनी इज इंक्रीज व्हेन सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। तो जब कैश रिजर्व रेशियो घटता है तो क्रेडिट मनी बढ़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब 18 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है। विच टाइप ऑफ करेंसी इज इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक के द्वारा करेंसी को इशू किया जाता है, ठीक है। क्वाइंस सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू नहीं किया जाता। और अभी आप कमेंट बॉक्स में आंसर करना कि क्वाइंस किसके द्वारा इशू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि करेंसी, ठीक है। और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करना कि क्वाइन को किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा साख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है। विच इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो सिंपली आप देख सकते हो बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और चेंज इन कैश रिजर्व रेशियो, ये तीनों क्वांटिटेटिव मेथड हैं। लेकिन नैतिक दबाव किसी भी तरह का परिमाणात्मक उपाय नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 19 का क्या आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नैतिक दबाव। अब 20 नंबर क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक क्या है। तो इंडिया का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सेंट्रल बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सेंट्रल बैंक, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में से कौन से। विच आर द फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइन इक्विलिब्रियम प्राइस। तो जिस प्राइस पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो जाए वो कहलाता है इक्विलिब्रियम प्राइस। तो हमारा जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो डिमांड और सप्लाई दोनों फैक्टर पे डिटरमाइन है, दोनों पे डिपेंडेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोथ ए एंड बी। अब 22 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया। तो प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस में टाइम एलिमेंट का विचार मार्शल ने प्रस्तुत किया था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मार्शल ने, ठीक है। अब 23 नंबर क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। द प्राइस ऑफ गुड इन परफेक्ट कंपटीशन इज डिटरमाइंड बाई। तो परफेक्ट कंपटीशन में किसी भी गुड्स का प्राइस डिमांड और सप्लाई दोनों फैक्टर पे डिटरमाइन होता है, दोनों से निर्धारित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मांग एवं पूर्ति द्वारा। अब 24 नंबर क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन ऑफ फर्म। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म होता है वो प्राइस टेकर होता है, यानी कि वो प्राइस ऑब्टेन करता है, वो कीमत को ग्रहण करती है। प्राइस टेकर क्या होता है, प्राइस मेकर क्या होता है, ये दोनों टर्म्स आपने जब डिफरेंट फॉर्म ऑफ मार्केट को पढ़ा था तो आपको पता चला होगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कीमत को ग्रहण करती है। 25 नंबर क्वेश्चन है अति अल्पकाल में पूर्ति होगी। इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई विल बी। तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, पूर्णतः बेरोजगार होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक। 26 नंबर क्वेश्चन है प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है। इन एवरी मार्केट सिचुएशन विच कंडीशन इज नेसेसरी टू बी फुलफिल्ड फॉर्म इक्विलिब्रियम। तो इस क्वेश्चन को भी मैंने जब चैप्टर वाइज कवर किया था क्वेश्चंस को, तो मैंने आपको बताया था और एक्सप्लेन भी किया था। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बोथ बी एंड सी, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बेलो, यानी कि नीचे से काटे, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू वक्र को नीचे से काटे। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी और सी दोनों। 27 नंबर क्वेश्चन है सामयिक कीमत का निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा स्थापित होता है। विच डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया सप्लाई और डिमांड दोनों इक्विलिब्रियम प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोथ ए एंड बी।
अब क्वेश्चन नंबर 28 है, लगान है रेंट इज। तो जब हम एक्चुअल रेवेन्यू से ट्रांसफर अर्निंग को माइनस कर देते हैं, यानी कि वास्तविक आय से जब हम हस्तांतरण आय को माइनस कर देते हैं तो हमारा रेंट निकल कर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 29 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी का शब्द मैक्रो ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रस से लिया गया है, जिसका अर्थ है इंग्लिश वर्ड मैक्रो हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रस विच मीन, तो मैक्रस का अर्थ होता है ब्रॉड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि व्यापक। एक और क्वेश्चन आप लोग याद रखना कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि माइक्रो और मैक्रो इन दोनों वर्ड्स का यूज पहली बार किसने किया था, तो इसका आंसर होगा रगनार फ्रेश ने, और ये दोनों वर्ड्स ग्रीक वर्ड से लिए गए। ठीक है। अब 30 नंबर क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की दो लिमिटेशन है, इग्नोर्स इंडिविजुअल यूनिट और कलेक्टिव इकोनॉमिक पैराडॉक्स। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोथ ए एंड बी। 31 नंबर क्वेश्चन है, नरसिम्हम समिति का संबंध किससे। तो नरसिम्हम कमेटी किससे रिलेटेड है, बैंकिंग रिफॉर्म से। तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बैंकिंग रिफॉर्म। 32 नंबर क्वेश्चन है, बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम वाज अनाउंस्ड इन 1995। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1995। ठीक है। अब 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो 1969 में 14 बिग शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक को नेशनलाइज किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1969 में। अब 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार से संबंधित कौन है। तो 1991 का ईयर और नरसिम्हम कमेटी, अभी मैंने आपको बता दिया ये दोनों बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बोथ ए एंड बी। अब 35 नंबर क्वेश्चन है, निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं, विच इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट। तो पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज की दर, ये दोनों इन्वेस्टमेंट के डिटरमाइनिंग फैक्टर है, इसके निर्धारक घटक हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोथ ए एंड बी। अब 36 नंबर क्वेश्चन है, किन्स के अनुसार विनियोग से अभिप्राय है। तो किन्स के अनुसार इन्वेस्टमेंट इम्प्लाई रियल इन्वेस्टमेंट, वास्तविक विनियोग से विनियोग का अभिप्राय है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रियल इन्वेस्टमेंट। अब 37 नंबर क्वेश्चन है, एपीसी योग एपीएस बराबर है। तो जब हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को ऐड करते हैं, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1। ये सारी चीज़ें आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है। अब 38 नंबर क्वेश्चन है, ट्रेटेड इकोनॉमिक पॉलिटिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हु इज द राइटर ऑफ द बुक ट्रेटेड इकोनॉमिक पॉलिटिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जेबी से। ट्रेटेड इकोनॉमिक पॉलिटिक के राइटर कौन थे, जेबी से। ठीक है। फिर 39 नंबर क्वेश्चन है, किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है। तो किन्स का रोजगार सिद्धांत यानी कि केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव डिमांड, प्रभावपूर्ण मांग पर यह निर्भर है। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इफेक्टिव डिमांड। अब 40 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश अर्थशास्त्री जे.एम. किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था। तो इसे प्रकाशित किया गया था, द जनरल थ्योरी को 1936 में प्रकाशित किया गया था। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1930। अब 41 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट इन अ गुड इज कॉल्ड इट, तो इट इज कॉल्ड इट्स यूटिलिटी। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपयोगिता। अब यूटिलिटी के दो अप्रोच है, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच, और इन दोनों को किसने प्रोपाउंड किया था, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करना, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच, इन्हें किसने प्रोपाउंड किया था, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करना। जिसका मैसेज सही होगा, जिसका आंसर सही होगा, मैं उस मैसेज को पिन कर दूंगा। ठीक है। फिर 42 नंबर क्वेश्चन है, ह्रासमान विस्थापन दर में होती है इन डिमिनाइजिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्वांटिटीज। तो एक क्वांटिटी की मात्रा ज़्यादा होती है और एक क्वांटिटी की मात्रा कम होती है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और बी दोनों, वस्तु एक की अधिक मात्रा और वस्तु टू की कम मात्रा। ठीक है। फिर 43 नंबर क्वेश्चन है, मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है, विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर डिमांड। तो डिमांड के 3 मेन एलिमेंट कौन कौन से हैं, फर्स्ट डिजायर टू कंज्यूम, सेकंड विलिंगनेस टू स्पेंड एंड थर्ड ऑफ फिक्स्ड प्राइस। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी। फिर 44 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती। इन विच टाइप ऑफ गुड्स प्राइस फॉल डजंट मेक एनी इंक्रीज इन डिमांड। तो किस तरह के गुड्स में प्राइस के कम होने पर जो डिमांड है वो नहीं बढ़ता। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि
नेसेसरी गुड्स, अनिवार्य वस्तुओं की मांग में कमी होने पर उनका डिमांड, मतलब प्राइस से कमी होने पर उनका डिमांड नहीं बढ़ता, ठीक है। फिर 45 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है, तो वे कहलाते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, वो कहलाते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करना, ठीक है। फिर 46 नंबर क्वेश्चन है, मांग फलन को निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण व्यक्त करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डे इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी, ठीक है। फिर 47 नंबर क्वेश्चन है, मांग में कमी के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर फॉल इन डिमांड, तो फॉल इन इनकम, फॉल इन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड फॉल इन नंबर ऑफ बायर, ये तीनों इंपॉर्टेंट रीजन है डिमांड की कम होने पर। इसके अलावा बहुत सारे रीजन है जो आपने पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी। अब 48 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का मांग व खिसक जाता है। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल देयर विल बी अ शिफ्ट इन कार डिमांड कर्व इन, तो यहाँ से आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाए तो जो कार का डिमांड कर्व है वो किस ओर शिफ्ट होगा। तो देखो, आपने जब फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड पढ़ा होगा तो आपने दो तरह से इसे पढ़ा होगा, एक तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व और एक शिफ्टिंग अलोंग डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व में प्राइस के चेंज होने पर अगर डिमांड चेंज होता है तो उसे हम लोग कहते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। लेकिन अगर किसी अदर फैक्टर के कारण, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, पेट्रोल के प्राइस के बढ़ने के कारण जो हमारा कार का डिमांड था वो घट रहा है, तो ये आता है हमारे शिफ्टिंग अलोंग डिमांड कर्व में, यानी कि अदर फैक्टर के कारण हमारा डिमांड घट या बढ़ रहा है। अब क्योंकि डिमांड घट रहा है तो यहाँ पे हमारा जो डिमांड है वो डिक्रीज हो रहा है। और जब आप डिक्रीज इन डिमांड को पढ़े थे तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि हमारा जो ग्राफ है वो लेफ्ट वार्ड शिफ्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लेफ्ट वार्ड शिफ्टिंग, ठीक है। अब 49 नंबर क्वेश्चन है, इकाई से कम मांग की लोच को निम्नलिखित में कौन व्यक्त करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 किसका होता है, ये होता है लेस इलास्टिक डिमांड का। और लेस इलास्टिक डिमांड का एग्जाम्पल यहाँ में से कौन है, तो यहाँ है नेसेसिटी गुड्स। तो क्वेश्चन नंबर 49 का क्या आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नेसेसिटी गुड्स। और अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये आंसर करना कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप के होते हैं। अगर आपको नाम पता है तो वो भी कमेंट करना, और हर एक, जैसे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, तो हर एक का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होता है, एक से ज़्यादा होता है, एक से कम होता है, इन्फिनिटी होता है या जीरो होता है, जो भी है आप लोग पाँचों का कमेंट करना। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, आपके सेंटर एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी का अगर आप रिटेल में एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो वो सारी आपको अच्छे से याद रहेगा, और एग्जाम में भी आपसे इलेक्ट्रिसिटी और डिमांड के टाइप पूछे जा सकते हैं। तो वैसे में ये आपके लिए हमेशा के लिए डिवाइस रहेगा, और जब आप कमेंट करोगे तो उससे मुझे भी लगेगा कि आप सारे हमारी वीडियो को अच्छे से देख रहे हो, जिससे हम और आगे वीडियो अपलोड कर सकेंगे, ठीक है। तो जो भी मैं आपको कह रहा हूँ इनका कमेंट करना कि इलेक्ट्रिसिटी और डिमांड कितने टाइप का होता है। अगर आपको पता होगा तो ये भी कमेंट करना कि उसकी इलास्टिसिटी और डिमांड की वैल्यू कितनी होती है। फिर 50 नंबर क्वेश्चन, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। तो नेचर ऑफ गुड्स, प्राइस लेवल और इनकम लेवल, ये तीनों इलेक्ट्रिसिटी और डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ दिस। फिर 51 नंबर क्वेश्चन है, महामंदी किस वर्ष आई, द ग्रेट डिप्रेशन कैम इन विच ईयर। तो द ग्रेट डिप्रेशन कैम इन 1930। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1930। फिर 52 नंबर क्वेश्चन है, केंसियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक निम्नलिखित में से कौन है। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ये दोनों इसके डिटरमाइनिंग फैक्टर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 का क्या आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोथ ए एंड बी। फिर 53 नंबर क्वेश्चन है, कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलित स्तर निम्नलिखित में कहाँ स्थापित होगा। इन केंसियन वी पॉइंट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी विल बी इस्टेब्लिश्ड वेयर। तो जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगा, ठीक है, वहीं पे हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है। और आपने जब डिमांड का प्राइस और सप्लाई का प्राइस दोनों इक्वल हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। ये वैसे मैंने आपको पहले ही करवा दिया, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अब 54 नंबर क्वेश्चन है, केन्स के सिद्धांत का संबंध किससे, केन्स थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ विच। तो केन्स थ्योरी इफेक्टिव डिमांड प्रोस्पेसिटी से एसोसिएटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रभावपूर्ण मांग प्रवृत्ति से। अब 55 नंबर क्वेश्चन है, केन्स का गुणक सिद्धांत निम्नलिखित में किसके बीच संबंध स्थापित करता है। तो ये संबंध स्थापित करता है इन्वेस्टमेंट और इनकम के बीच, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग अच्छे से याद रखना। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि निवेश तथा आय के बीच, यानी कि केन्स मल्टीप्लायर थ्योरी इन्वेस्टमेंट और इनकम के बीच रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसके फॉर्मूलों को भी देखने वाले हैं।
देखो 56 नंबर क्वेश्चन है, गुणक को निम्नलिखित में किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन या फिर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा आई। ठीक है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। फिर अब 57 नंबर क्वेश्चन है, किन्स के गुणक को निम्नलिखित में कौन से तत्व प्रभावित कर सकते हैं? तो मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, ये दोनों ऐसे फैक्टर हैं जो किन्स मल्टीप्लायर को अफेक्ट करते हैं। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। अब 58 नंबर क्वेश्चन है, एमपीसी का मान क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एमपीसी? तो देखो एमपीसी का मान हमेशा 0 से ज़्यादा और 1 से कम होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0 से अधिक किंतु 1 से कम। अब 59 नंबर क्वेश्चन है, यदि एमपीसी इज इक्वल टू 0.5 और आरंभिक विनियोग 100 करोड़ है तो अर्थव्यवस्था में कुल आय में वृद्धि होगी। आप देख सकते हो यहाँ भी आपका एमपीसी 1 से कम और 0 से ज़्यादा है, यानी कि 0.5 है, और यहाँ हमें इनकम को कैलकुलेट करना है, इंक्रीज इन इनकम को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, हम करेंगे इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई एमपीसी। तो क्या हमारे निकल कर आएगा 100/0.5 इज इक्वल टू 200 करोड़, यानी कि 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 200 करोड़। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 60 नंबर क्वेश्चन है, रोजगार गुणक सिद्धांत के जनक कौन थे? हु वाज द फादर ऑफ द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर? तो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर के जनक किन्स को कहा जाता था? तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 61 नंबर क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है, द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 62 नंबर क्वेश्चन है, स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल होते हैं? तो स्टॉक और फ्लो ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों का अर्थ क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अगर आपको नहीं पता तो ऐसे भी मैं जब सब्जेक्टिव की वीडियो की सीरीज़ को स्टार्ट करूँगा तो उस टाइम मैं आपको बता दूंगा। और बहुत सारे बच्चे क्योंकि कमेंट कर रहे थे कि सर सब्जेक्टिव की सीरीज़ को भी आप अभी स्टार्ट कर दो, तो ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि हिंदी, इंग्लिश और इंटरप्रेन्योरशिप, इन तीनों के 2021 के क्वेश्चन पेपर को अपलोड करने के बाद मैं सब्जेक्टिव की सीरीज़ को भी अभी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि पहले मैं ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करूँ, उसे ही कंप्लीट करूँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है, कि आप क्या चाहते हो, ताकि मुझे ये पता चल सके कि आप लोग क्या चाहते हो और उसी अकॉर्डिंग मैं वीडियो को अपलोड करूँगा। ठीक है, तो देखो अब 62 नंबर क्वेश्चन में हमें बताना है कि स्टॉक कौन से हैं। तो क्वान्टिटी ऑफ मनी, वेल्थ एंड क्वान्टिटी ऑफ वेट स्टोर्ड इन वेयर हाउस, ये तीनों स्टॉक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। अब 63 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन रियल फ्लो? तो मैंने आपको अभी बताया था स्टॉक और फ्लो ये दोनों टर्म्स होते हैं। तो रियल फ्लो के अंतर्गत हम किसे शामिल करते हैं? तो रियल फ्लो के अंतर्गत हम फ्लो ऑफ गुड्स एंड फ्लो ऑफ सर्विसेज इन दोनों को शामिल करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। ठीक है, अब 64 नंबर क्वेश्चन है, 3 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है? विच वन इज इंक्लूडेड इन 3 सेक्टर मॉडल? तो 3 सेक्टर मॉडल में हम फैमिली, फर्म और गवर्नमेंट इन तीनों को शामिल करते हैं। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। अब 65 नंबर क्वेश्चन है, 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह में संतुलन के लिए शर्त निम्नलिखित में कौन सी है? तो 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल, ये सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी को आप लोग एक बार से देख लेना। अगर मैंने ये देखा कि इनसे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए तो मैं उन्हें सब्जेक्टिव की वीडियो में ही कवर कर लूँगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है C+I+G+X-M। ठीक है, और इन सारे वर्ड्स का क्या मतलब होता है ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करना। अगर आपको नहीं पता होगा तो उस केस में मैं इस क्वेश्चन को शामिल कर लूँगा, ताकि आपको कम से कम एक आइडिया हो जाए, जैसे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा भी जाए तो आप उसे सॉल्व कर पाओ। ठीक है, फिर 66 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय क्षेत्र में कौन सी सेवा सम्मिलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर? तो सेकेंडरी सेक्टर में हम शामिल करते हैं इंश्योरेंस को, बैंकिंग को, ट्रेड को या मैन्युफैक्चरिंग को। सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, ये 3 सेक्टर होते हैं। प्राइमरी सेक्टर में हम आमतौर पर शामिल करते हैं एग्रीकल्चर को। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में हम शामिल करते हैं मैन्युफैक्चरिंग को, और टर्शियरी सेक्टर में हम शामिल करते हैं बैंकिंग, इंश्योरेंस वगैरह को। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज निर्माण। अब 67 नंबर क्वेश्चन है, एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के संगठन कौन है? इन एन ओपन इकोनॉमी विच आर द कॉम्पोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड?
तो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट कौन से हैं? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और डायरेक्ट एक्सपोर्ट, ये तीनों ओपन इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट होते हैं। तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस शुद्ध निर्यात। ठीक है। फिर 68 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? विच वन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल इनकम में हम किन्हें शामिल करते हैं? तो रेंट को, वेज को, सैलरी को, इंटरेस्ट को, प्रॉफिट को, इन सभी चीज़ों को हम नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। किन्हें किन्हें शामिल करते हैं? रेंट को, वेज को, सैलरी को, इंटरेस्ट को और प्रॉफिट को। ठीक है। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब 69 नंबर क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को कहते हैं। तो किसी अर्थव्यवस्था में जो मार्केट वैल्यू होती है वो फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, उसे हम कहते हैं जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 70 नंबर क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित होता है? तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, इन तीनों सेक्टर को हम एक इकोनॉमी में शामिल करते हैं। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ दिस। अब 71 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमीज। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा से पूछा जाता है, ये आपके लिए हमेशा VVI रहेगा। ठीक है। इसका क्या आंसर होगा? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोड्यूस्ड गुड्स, यानी कि क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन हो, या फिर उत्पादित वस्तुओं का वितरण कैसे हो, ये सारी चीज़ों को हम सेंट्रल प्रॉब्लम में शामिल करते हैं। तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्वेज। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हमने बहुत ही स्टार्ट में ही पढ़ा था। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में जो हमारा ग्राफ होता है वो एक्सिस के कॉनकेव शेप में होता है, यानी अक्ष की ओर नतोदर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कनकेव टू द एक्सिस। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक्सिस के कनकेव शेप में होता है। ठीक है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सोशलिस्ट इकोनॉमीज। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी के बहुत सारे नेम्स हैं, क्या क्या नाम है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करो। ठीक है। ये सारे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, और आप जब सब्जेक्टिव को भी आंसर करोगे तो आप ये कर सकते हो, इसे ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर करना। और 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर, यानी कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है अधिकतम लोक कल्याण। ठीक है। फिर 74 नंबर क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? इन विच इकोनॉमी डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, यानी कि पूंजीवादी, यानी कि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर का होता है, जो हमारा इकोनॉमी होता है, वहाँ पे जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सारे प्राइस मैकेनिज्म के आधार पर लिए जाते हैं। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पूंजीवादी। अब 75 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट का प्रयोग करने वाले कौन थे? तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट का यूज किसने किया था? सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट का यूज रैग्नार फ्रेश ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रैग्नार फ्रेश। अब 76 नंबर क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल लेवल की चीज़ों को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन इंडिविजुअल फैमिली, इंडिविजुअल फर्म और इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इन तीनों को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी। अब 77 नंबर क्वेश्चन है, उपयोगिता का गणनवाचक सिद्धांत निम्न में किसको प्रस्तुत किया? होंगे द कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी की कार्डिनल कॉन्सेप्ट और ऑर्डिनल अप्रोच, ये दो अप्रोच किसने दिया था? और ये क्वेश्चन आप याद करो, आपके सेंटअप एग्जाम में भी पूछे गए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको सेंटअप एग्जाम में मैच हो रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपके मॉडल पेपर में भी मैच होंगे, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपके फाइनल एग्जाम में मैच होने वाला है, क्योंकि मुझे इन सभी का आइडिया पता है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। इसलिए मैंने इन सभी सीरीज़ को स्टार्ट किया है। तो 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी को मार्शल ने दिया था। वही ऑर्डिनल अप्रोच को किसने दिया था? वो दिया था हिक्स एंड एलन ने। ठीक है। फिर 78 नंबर क्वेश्चन है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता, व्हेन TU यानी कि टोटल यूटिलिटी बिकम मैक्सिमम देन मार्जिनल यूटिलिटीज। तो जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है
तो जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है वो 0 पे होता है। फिर मार्जिनल यूटिलिटी घटना स्टार्ट हो जाता है और उसी अकॉर्डिंग जो हमारा टोटल यूटिलिटी होता है वो भी घटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वो निगेटिव हो जाता है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी, जिसके कारण हमारा टोटल यूटिलिटी घटना स्टार्ट हो जाता है। तो 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शून्य होती है। अब 79 नंबर क्वेश्चन है, उदासीनता वक्र होता है इनडिफरेंस कर्विज, तो इनडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज मूल बिंदी की ओर उन्तोदर। फिर 80 नंबर क्वेश्चन है, तटस्थता वक्र का झुकाव होता है, यानी कि इनडिफरेंस कर्व जो होता है वो क्या होता है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स शेप में होता है, ये इसका जो ओरिजिन से कॉन्वेक्स शेप में ये होता है और ये लेफ्ट से राइट की ओर मूव करता है, वो स्लोप करता है। तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 81 नंबर क्वेश्चन है, विच इज अ मेथड ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का इनमें से कौन सा मेथड है। तो देखो यहाँ पे जो हमारा टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट मेथड और मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट मेथड, ये दोनों प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के ही मेथड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों। अब 82 नंबर क्वेश्चन है, अन्य बातें समान रहें तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध क्या करता है। अब इसे हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इफ़ अदर थिंग्स बीइंग सेम, व्हाट डज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई क्वांटिटी सिग्निफाई, तो इट सिग्निफाई द लॉ ऑफ सप्लाई, यानी कि 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज ये पूर्ति का नियम है। अब 83 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय, बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो। What is called that quantity of goods which a seller become ready to sell in the market at fixed price and at a particular time, तो इट इज़ कॉल्ड सप्लाई। ठीक है, वो सप्लाई कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पूर्ति। अब 84 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु की पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो पूर्ति की लोच होगी। When the proportionate change in the supply of goods is more than the proportionate change in its price, the elasticity of supply will be greater than unity, यानी कि एक से ज़्यादा होगी। तो 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन इकाई से अधिक। अब 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जोड़ा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस को आपको अच्छे से चेक करना है। तो इनका आंसर क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई वेयर ES इज इक्वल टू, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी, हाई इलास्टिक सप्लाई हेयर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई हेयर इलास्टिक ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0, यानी कि ये सारे ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी। अब 86 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 60% की वृद्धि हो परंतु वस्तु पूर्ति में केवल 5% की वृद्धि हो तो वस्तु की पूर्ति होगी। तो क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो वस्तु की कीमत में 60% की वृद्धि हुई है लेकिन उसकी पूर्ति में केवल 5% की वृद्धि हुई है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कि ये पेलोचदार है। ठीक है, यानी कि ये इन इलास्टिक है। ठीक है, इफ़ द प्राइस ऑफ गुड राइज बाई 60% बट सप्लाई इंक्रीज बाई ओनली 5%, सिर्फ 5% उसका सप्लाई बढ़ रहा है, तो उस केस में जो सप्लाई होगा वो इन इलास्टिक होगा। ठीक है, उस गुड का सप्लाई इन इलास्टिक होगा। फिर 87 नंबर क्वेश्चन है, एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है, व्हाट डज अ मोनोपोलिस्ट मार्केट शो। तो मोनोपोलिस्ट मार्केट क्या शो करता है, ये शो करता है बाजार की प्रवृत्ति को। तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ट्रेंड ऑफ मार्केट। अब 88 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है आपको पता होगा, यहाँ पे बहुत ही लार्ज नंबर में बायर और सेलर होते हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ मार्केट के हर एक मार्केट के बारे में मैं आपको सब्जेक्टिव की वीडियो में अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में फर्म प्राइस टेकर होता है ना कि प्राइस मेकर, और फर्म्स डिमांड हमेशा परफेक्टली इलास्टिक होता है और एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के समान होता है, क्योंकि यहाँ पे एक फिक्स प्राइस होता है जो कि सेम होता है हर एक टाइप के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी। अब 89 नंबर क्वेश्चन है, एकाधिकार की निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोली। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि मोनोपोली की फीचर कौन सी नहीं है। तो मोनोपोली में फर्म तो प्राइस मेकर होता है, ये तो सही है। सेकंड ऑप्शन है वन बायर एंड मिली सेलर। तो मोनोपोली में बायर तो बहुत सारे होते हैं लेकिन सेलर एक ही होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे ये इसका फीचर नहीं है मोनोपोली का।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक क्रेता और अधिक विक्रेता ये एकाधिकार की विशेषता नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एक सेलर होते हैं लेकिन बहुत सारे बायर होते हैं। ठीक है, तो 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो इनमें से कौन सा परफेक्ट कॉम्पिटिशन का फीचर नहीं है? लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, ये तो सही है। होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये बिल्कुल सही है। एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट, ये गलत है। ठीक है, फिर फोर्थ है परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एडवर्टीजमेंट और सेलिंग कॉस्ट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 91 नंबर क्वेश्चन है, विच सर्विस आर इंक्लूडेड इन टर्शियरी सेक्टर। तो टर्शियरी सेक्टर में हम किसे शामिल करते हैं? हम माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और एनिमल हस्बेंड्री, इन तीनों को टर्शियरी सेक्टर में शामिल नहीं करते, बल्कि संचार को यानी कि कम्युनिकेशन को हम इसमें शामिल करते हैं। तो 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कम्युनिकेशन। ठीक है, फिर 92 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित कौन शामिल है? तो लैंड, फॉरेस्ट और माइनिंग, इन तीनों को हम प्राइमरी सेक्टर में शामिल करते हैं। तो 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। अब 93 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना कहलाता है। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये होता है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, जिसे हिंदी में हम कहते हैं दोहरी करना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोहरी करना। ठीक है, दैट इज डबल काउंटिंग। अब 94 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें कौन सी है? वाट आर द नेसेसरी कंडीशन ऑफ बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम को हमने मनी एंड बैंकिंग में पढ़ा था। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आपको पैसे की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप सामान के बदले में सामान ही देते हैं। तो इसका बहुत ही नेसेसरी कंडीशन क्या है? लिमिटेड नीड्स, लिमिटेड एक्सचेंज एरिया और इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटी, ये तीनों बार्टर सिस्टम के फीचर्स हैं। ठीक है, तो 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। ये सारे कंडीशन मैच होने चाहिए, तभी बार्टर सिस्टम यहाँ पे सक्सेसफुली अप्लाई किया जा सकता है। फिर 95 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली के निम्नलिखित में कौन सी लाभ है? व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम। तो ये एक बहुत ही सिंपल सिस्टम है। मोर म्यूचुअल कोऑपरेशन, बिल्कुल सही है, आपसी सहयोग में वृद्धि होता है बार्टर सिस्टम से। फिर नो इकोनॉमिक डिस्पेरिटी, और यहाँ पे आर्थिक असमानताएं भी नहीं होती है। ये सारी फीचर्स यानी कि यहाँ पे बार्टर सिस्टम के सही दिए हुए हैं। तो 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। ये सारे बार्टर सिस्टम के एडवांटेज हैं। अब 96 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? विच वन इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। तो मनी के प्राइमरी फंक्शन में हम किसे शामिल करते हैं? मनी के प्राइमरी फंक्शन में हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू, इन दोनों को शामिल करते हैं। ये मनी का प्राइमरी फंक्शन है। ठीक है, तो 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ए और बी दोनों। अब 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थव्यवस्था चक्कर लगाता है? मनी जब पावर्ट अराउंड विच द होल इकोनॉमिक क्लस्टर हु सेड इट। तो ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? ये कहा था मार्शल ने। तो 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मार्शल। ठीक है, अब 98 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा का कार्य है द फंक्शन ऑफ मनीज। तो मनी का क्या फंक्शन है? मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी इज अ मेजर ऑफ वैल्यू एंड मनी इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि ये सारे फीचर मनी के यानी कि मुद्रा के कार्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इनमें से सभी। ये सारे मुद्रा के कार्य हैं। अब 99 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा वह वस्तु है, मनी इज अ मैटर विच इज, तो विच इज अ मेजर, विच एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, विच इज एक्सेप्टेड जनरली एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड विच इज यूज टू स्टोर वेल्थ, यानी कि तीनों फीचर मुद्रा यानी कि मनी के फीचर्स हैं। तो 99 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। अब लास्ट क्वेश्चन, तो अब इकोनॉमिक्स का लास्ट क्वेश्चन है, मुद्रा की पूर्ति से हमारा आशय बाई सप्लाई ऑफ मनी वे बिन। तो मनी की सप्लाई से हमारा क्या आशय होता है? जितने भी मनी है जो बैंक में डिपॉजिट कर दी गई है, जितने भी मनी है जो हमारे पब्लिक के हाथों में, और जितने भी डिपॉजिट जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में मौजूद है, इन तीनों से हमारा आशय होता है मनी, सप्लाई ऑफ मनी से। ठीक है, तो 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। तो अब हमने इकोनॉमिक्स के 2021 के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया है इस वीडियो में। अब आप इन सभी क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रिवाइज कर लो, और अगर आपको इस फाइल की PDF को डाउनलोड करना है
तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको ये फाइल मिल जाएगा। और इसके अलावा हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक कर आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। हालांकि क्योंकि PDF में सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए एक बार आप कंप्लीट वीडियो को अच्छे से देख लेना, फिर इसके बाद आप उसकी हार्ड कॉपी में, उस क्वेश्चन पेपर की हार्ड कॉपी में आप उन आंसर को टिक कर देना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट